नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गाँव बुटसैनी में, जिसका ब्लॉक पड़ता है पिलाना। आपको बता दें, इस गांव से लगा हुआ एक मंदिर है पूरा महादेव, जहां पे आप शंभू है और वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। और आपको बता दें, इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव बुटसैनी में, जिसका ब्लॉक पड़ता है पिलाना, जिला बागपत। आज हम बात करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र बागपत के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। सर, फसल अवशेष प्रबंधन क्या है? फसल की कटाई के उपरांत जो भी उसके अवशेष बचते हैं, चाहे वो तना है, चाहे वो जड़ है, उसको बाहर ना ले जाके कहीं उसी मिट्टी में मिला दें। अगर उसी में पलट दें उसको, तो भूमि की मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। यही फसल अवशेष प्रबंधन कहलाया जाता है। अगर सर हम फसल अवशेष प्रबंधन की बात करते हैं और जिला बागपत की बात करते हैं, तो जिला बागपत में हमारे किसान भाई फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं? तो जिला बागपत एक गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। अगर जहाँ तक मैं फसल अवशेष की दूसरी फसलों की, जो इस समय हमारी धान है, इसकी बात करूँ तो यहाँ पे लगभग 100% जो धान की खेती होती है बासमती ग्रुप की होती है। और बासमती ग्रुप का जो फसल अवशेष है उसको यहाँ हम अपने पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसको जलाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता बागपत जनपद में। दूसरी चीज़, यहाँ केवल थोड़ी बहुत परेशानी जो है वो जो हमारी गन्ना है, जो दूसरे या तीसरे वर्ष का गन्ना है, उसके क्योंकि गन्ना कटने में और गेहूं बोने के समय में बहुत कम समय रह जाता है, अंतर रहता है, तो इसलिए उसको मैनेज करने के लिए इक्का दुक्का कोई लोग, लेकिन जब से जागृति आई है तब से वो भी गन्ने की पत्ती को नहीं जलाते हैं। हमारे किसान भाई प्रबंध कर रहे हैं, प्रबंध करते हैं उसको, पत्तियों को, क्योंकि सर्दियों के टाइम में है हमारी जैसे गन्ने की भी पत्तियां हैं, वो कोल्हू जो हमारे चलते हैं उस पर बिक्री हो जाती है उसकी, तो उससे अतिरिक्त आय भी उनको होती है। तो अब जलाना लगभग छोड़ दिया है सबने। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि हमारे जो किसान भाई हैं फसल के अवशेष को प्रबंध कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। आप अपनी फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं? जो गन्ने की पत्ती होती है हमारे यहाँ ज़्यादातर, बाकी तो कोई सी फसल का होता नहीं है। पत्ती को कुछ तो कल्लों पे, कलेसरों पे बिक जाती है। उसके बाद कुछ किसान जो है उसे जाड़े का जो मौसम आता है पशुओं के नीचे डालते हैं। डालने के उसे 15 दिन बाद जो पशुओं का गोबर और मूत्र जो उसमें हो जाता है उसे फिर कूड़ी पे कर देते हैं। वो भी एक उर्वरक का काम करता है। तो लगभग जो है हमारे किसान इसी तरह से उसे लगभग जो संपूर्ण उसे इस तरह समाधान करके नष्ट इसी तरह से कर देते हैं। आप इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले जो था लगभग क्या था, कलेश्वर व कोल्लू पे तो बिकती थी पहले भी, लेकिन जो बची हुई थी उसे जला देते थे। लेकिन अब जो है लगभग बंद हो रहा। तो इससे आपको लाभ की प्राप्ति हुई? लाभ की तो ये प्राप्ति होती है कि जो जैसे मैंने बताया कि पशुओं के नीचे डाल देते हैं तो वो भी एक उर्वरक यानी खाद का रूप ले लेता है। दूसरी जो है हमारी मशीन इस तरह की चल रही है, अब जो जड़ होती हैं सारी उसमें मिट्टी में मिल जाती है, कुछ ही समय बाद जो सब गल जाता है। तो उससे कुछ ना कुछ तो ज़मीन को जो है खरपतवार जैसे होते हैं वो फूक जल जाते हैं। इस तरह की जो पैदावार बढ़ाने के खनिज पदार्थ जो पहले ख़त्म हो जाते थे जलने से, अब जो नई आग लगती तो जो हमारे उत्पादन के खनिज पदार्थ होते हैं वे नहीं नष्ट हो पाते। लाभकारी है। हाँ, लाभकारी है। मित्र कीट जो हैं हमारे, हाँ, वो बच जाते हैं। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने बताया कि किस तरीके से वो प्रबंध करके फसल के अवशेष की वो लाभ की प्राप्ति
कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से आप प्रबंध करते हैं? बहुत सारे तरीके हैं सर। उसका वेस्ट डिकम्पोजर एक उत्पाद आता है और पूसा डिकम्पोजर के नाम से भी आ रहा है। उसका यदि छिड़काव कर दे तो 10 से 15 दिन में। उसका एक और तरीका है, यदि हम यूरिया का छिड़काव करके और पानी दे दें लगातार दो बार, तो उससे भी वेस्टेज हो जाता है। तो आप जो प्रबंध कर रहे हैं उससे आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है? पूरा जी। उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले तो सर अभाव था जानकारी का। उससे पहले जला भी देते थे, जिससे कि हमारे मित्र कीट खत्म हो जाते थे, जमीन में उर्वरा क्षमता घटती थी जमीन की। आज की अगर स्थिति की बात करते हैं तो आपकी जो उर्वरक क्षमता है वो बड़ी होगी? हाँ जी, बड़ी है। उत्पादन में भी वृद्धि हुई होगी? जी जी। लेकिन उसका एक दिक्कत हम लोगों को, किसानों को आ रही है कि जो उत्पाद कृषि विभाग द्वारा दिए गए हैं समितियों के द्वारा, हमारे पास संसाधन नहीं है उसे चलाने के लिए। उनकी हाइड्रोलिक कमजोर है, उस इक्विपमेंट को उठा नहीं पाती। तो उसके लिए 60 HP का मोटर वो चाहिए, ट्रैक्टर वगैरह। इसके लिए जो हमारी सरकार है वो यदि एक ब्लॉक पे या किसी भी तरीके से हमें संसाधन दे दे कि भाई इससे मल्चर से आप कर सकते हो, तो किसान उसी तो उससे आप चाहते हैं कि आपको मशीनरी दी जाए फसल के अवशेष को प्रबंध करने के लिए? बिल्कुल सर। देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है, एक मांग भी है कि अगर उनको मशीनरी अगर दी जाएगी फसल के अवशेष को प्रबंध करने की, तो वो इससे और भी ज्यादा लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। जी, अभी हमारे जो किसान भाई ने सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसके बारे में किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ सोसाइटी में कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में जो है सभी यंत्र आए हुए हैं और उनके साथ साथ ट्रैक्टर भी आया हुआ है, जिससे हमें बहुत नॉमिनल चार्जेस पर अपने यहाँ पर लाकर और उन यंत्रों की सहायता से जो है पत्तियों को आसानी से खेत में मिला सकते हैं। अब पत्तियों को जलाने से हमारे यहाँ मृदा का ह्रास होता है और मृदा संरचना भी बिगड़ जाती है। इसको जो है अच्छी तरीके से, मतलब हमारी जो हम पत्तियों को जलाते हैं उससे जो नुकसान होते हैं उन सब से बचाने के लिए वेस्ट डिकम्पोजर का तो प्रयोग करते ही हैं, जिससे 15-20 दिन लगते हैं। लेकिन कभी कभी हमें जो है उससे गेहूं की बुआई करने में देरी हो जाती है। उसके लिए किसानों को मल्चर की सहायता से, मल्चर आया हुआ है, मल्चर की सहायता से मल्चर का प्रयोग करके किसान उसको मिट्टी में मिला देते हैं और जीरो टिल सीड ड्रिल मशीन का प्रयोग करके उसमें हम गेहूं बो सकते हैं। उसके द्वारा अगर हम दूसरा यंत्र का प्रयोग करना चाहें तो हम जो है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लो का प्रयोग करके हम जो है पत्तियों को आसानी से खेत में मिला देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। उससे रोटावेटर के रूप में हम रोटावेटर से खेत में गेहूं की बुआई कर सकते हैं। किसान भाई जो अगर उनको मशीनरी चाहिए वो कृषि विज्ञान केंद्र में आके संपर्क कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कृषि विज्ञान केंद्र में भी आकर संपर्क कर सकते हैं, वहां भी हैं। और जितनी भी गन्ना सोसाइटी है, सरकार के द्वारा बनाया गया है अभी कि जितनी भी गन्ना सोसाइटी है वहां पर कस्टम हायरिंग सेंटर सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, जिससे किसानों को सभी यंत्र प्राप्त होंगे और वो आसानी से इनका प्रयोग कर सकते हैं। मल्चर का प्रयोग कर सकते हैं, जीरो ट्री ड्रिल सीड ड्रिल मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। अभी आपने बताया कि CSC सेंटर भी वो खोल सकते हैं अपना। जी। तो उसको खोलने का क्या तरीका है, किस तरीके से किसान भाई खोल सकते हैं उसको? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सोसाइटी में तो आए हुए हैं ही, साथ में किसान अगर अपने यहाँ पे खोलना चाहे कस्टम हायरिंग सेंटर तो वो अपने यहाँ पर भी खोल सकते हैं। इसमें 4 किसान की आवश्यकता पड़ती है। 4 किसान एक समूह के रूप में उसका लाभ उठा सकते हैं और उसमें 15 लाख रुपए तक की जितनी भी मशीनरी हैं सरकार के द्वारा 80% के छूट पर आपको प्राप्त होंगी। जिसमें अभी किसान भाई ने बताया कि इसमें हमें जो है सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो बड़े ट्रैक्टर की आती है, यानी कि 55 से 60 हार्स पावर ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन किसान जो है छोटे किसान होने के साथ साथ इतने बड़े ट्रैक्टर का प्रयोग वो नहीं कर पाते, तो इसलिए कस्टम हायरिंग सेंटर के द्वारा किसान जो है ट्रैक्टर भी ले सकते हैं। उसके द्वारा मल्चर, जीरो टिल सीड ड्रिल मशीन भी ले सकते हैं जो है, और इससे लाभ की प्राप्ति, बोर्ड भी प्राप्त होगा। इससे लाभ की प्राप्ति भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इससे किसानों को लाभ प्राप्त होगा। अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि CSC सेंटर खोल के भी हमारे किसान भाई इस योजना से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं और फसल के जो अवशेष हैं उसको प्रबंध कर अपना जो मिट्टी उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फसल अवशेष प्रबंधन से और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू,
बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बुढ़शैनी की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से आप प्रबंध करते हैं? फसल के अवशेष को हम या तो पत्ती को इकट्ठी करके उसे कोल्लू पे तार दो, या उसे गड़ाने के लिए कुछ यूज करो। आग, इससे पहले आप आग लगाते थे, हाँ जी। अब आप प्रबंध करते हैं। हाँ जी, इससे आपको फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है। लाभकारी है। हाँ जी। आप बैठ सकते, देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फसल के जो अवशेष हैं उससे वो लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। पहले वो आग लगा दिया करते थे, परंतु आज की जो स्थिति है वो कहते हैं कि उसको प्रबंध कर लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को आप किस तरीके से प्रबंध करते हैं? जैसे धान की फसल है, चारे के रूप में यूज कर लें। जो पत्ती है मल्चर वगैरह चला के वेस्ट करते हैं, उसे मिट्टी में मिला लें, तो आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती होगी, उर्वरक शक्ति बढ़ेगी। बिल्कुल। मित्र कीट जो हैं, जो पहले हम जलाने से जो मार दिया करते थे, आज की स्थिति में वो जो मित्र कीट हैं वो हमारे और ज्यादा बढ़ रहे होंगे। हाँ जी, बिल्कुल जीवित रहेंगे। जीवित रहेंगे, उनकी तादाद भी बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल, हमारा उत्पादन भी बढ़ रहा है, बढ़ेगा जी। बिल्कुल लाभकारी है। हाँ जी, हाँ लाभकारी। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि वो फसल के अवशेष को प्रबंध करके लाभ की प्राप्ति ले रहे हैं। आइए हम अपने किसान भाइयों से जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। आप अपनी फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं? फसल के अवशेषों को पहले तो हम जलाते थे, सभी किसान जो जला दिया करते। अब भी कुछ किसान जला रहे हैं क्योंकि उनके पास साधनों की कमी है। साधन क्या है कि बड़े ट्रैक्टर नहीं है या मशीनरी नहीं है। अब वो ये, अब हर आदमी इतना बड़ा ट्रैक्टर नहीं ले सकता, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। अब भी अब समिति में बता रहे हैं कि ट्रैक्टर भी, लेकिन वो ये उनका चार्ज इतना में, किसान की आय इतनी है नहीं जितना उनका चार्ज हो जाएगा उस पर। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद है, सवाल करना चाहते हैं आप, तो सवाल कर। हाँ जी, यही सवाल है कि जैसे कि अब किसान की आय तो वहीं की में रुकी हुई है। अब फसल का जो अवशेष है इन्हें भी करने के लिए खर्चा लगेगा, वो कैसे बढ़े, खर्चे कैसे कम होए, उसका कुछ समाधान निकलना चाहिए। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि खर्चा तो जो है वो उनका बढ़ रहा है, क्योंकि कह रहे हैं मशीन से अगर उसको प्रबंध करेंगे तो उनका खर्चा बढ़ रहा है, तो उसको कैसे खर्चा कम कर सकते हैं? देखो निश्चित सौरभ जी, जब इसमें हम मल्चर का प्रयोग करते हैं तो मल्चर का मतलब है कि जैसा हमारा रोटावेटर में केवल रोटेट करने के लिए होता है, लेकिन मल्चर में दो चीज़ें हैं। रोटेट भी करता है और उसके आगे एक वाई शेप में लोहे की पत्ती लगी है जो पुराली को या
पत्ती को काटती है, तो प्रेशर उसको ज़्यादा चाहिए, पावर ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए निश्चित है कि बड़ा हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए। और ये मैंने अभी बताया कि अगर आपके पास ट्रैक्टर नहीं है तो हर ब्लॉक में, जनपद में, ये पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये सुविधा है कि हर उसमें कस्टम हायरिंग सेंटर दिया गया है और उस पर बड़े नॉमिनल चार्जिंग में उसको आप वहाँ से उनसे ले सकते हो, वो आपके कर सकते हैं। अगर आपके पास कृषि यंत्रों को केवल आवश्यकता है तो कृषि विज्ञान केंद्र पे भी मौजूद हैं और हम बिना किसी चार्ज के इसको किसानों को दे देते हैं। बस उसको सिक्योरिटी मनी के रूप में हम 500 रुपये करीब रखवाते हैं और जब वो सही सलामत उस यंत्र को छोड़ देता है लाके, तो उसको 500 रुपये वापस कर दिए जाते हैं। तो हमारे किसान भाई अगर आपसे संपर्क करना चाहते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र पे आना चाहते हैं, तो कृषि विज्ञान केंद्र का एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर। तो जनपद का जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो जो मेन हमारा दिल्ली सहारनपुर हाईवे है इसी पे ही है, और जो खेगड़ा तहसील है उसी के पास कृषि विज्ञान केंद्र है, उसके बैक साइड में ही। और मोबाइल नंबर, अगर मेरा मोबाइल नंबर ले तो 9412311502 पर वो मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं और उपलब्धता के आधार पे मैं उनको जो भी मेरे पास यंत्र कृषि विज्ञान केंद्र पे मौजूद हैं उनको आसानी से उपलब्ध करा देता हूँ। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि आप CSC सेंटर से लाभ भी ले सकते हैं और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का हमारे विशेषज्ञ ने एड्रेस बताया, साथ ही साथ अपना नंबर भी बताया कि जो भी किसान भाई हैं फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित कोई भी सूचना लेना चाहते हैं तो वो हमारे विशेषज्ञ से ले सकते हैं और अन्य योजना से भी आप हमारे वैज्ञानिक से संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से आप प्रबंध करते हैं? पहले तो जी सब जला देते थे फला के, पर अब से धीरे धीरे सब पता चल रहा है, कुछ इकट्ठी करके कोल्लू पे गिर देते हैं, उसके दाम भी बढ़ते हैं और अपनी पत्ती भी कामयाब हो जाती है। कुछ यंत्र भी आ रहे हैं, उनके द्वारा भी कटिंग कर पाते हैं, पर कुछ किसानों के पास अभी ट्रैक्टर छोटे हैं, इस वजह से वे परेशानी में है, इस काम को कर नहीं पाते, उनकी आमदनी कम है। और अभी हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि बहुत ही कम आपको दर पर आप यंत्र ले सकते हैं और इससे लाभ की प्राप्ति करेंगे। तो आप अब इससे लाभ की प्राप्ति करेंगे? हाँ जी, लाभ की प्राप्ति। अन्य किसान भाई को भी जागरूक करेंगे? हाँ जी, करेंगे। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि वो भी और लाभ लेंगे इस यंत्र से और हमारे जो अन्य किसान भाई हैं उनको भी वो जागरूक करेंगे। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को आप किस तरीके से प्रबंध करते हैं? भाई यही है जी, जो मल चरा रहा उससे भी कटवा ले, जो उसमें मिल जा, और नहीं तो कोल्लू पे डाल लिया मैं। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले सभी जला रहे थे। तो अब आपकी फसल के अवशेष नहीं जला रहे हैं तो आपको इससे लाभ की प्राप्ति हो रही है? भाई यह जो मित्र कीट हैं बचे हुए हैं उनकी संख्या बढ़ेगी तो जमीन में ताकत अवश्य बढ़ेगी। पहले जब आप जलाते थे तो आपके उत्पादन में भी कमी आती होगी, मिट्टी भी जो थी वो थोड़ी ऐसी होती है कि बंजर मिट्टी हो जाती है, सख्त हो जाती है। तो अब जब आपने अवशेष को प्रबंध कर रहे हैं तो उससे आपकी मिट्टी जो है वो मुलायम हुई है? मिट्टी मुलायम है और फुलावरा मिट्टी में उपजाऊ बन रही है, उपजाऊ हो रही है। तो उत्पादन में कितना फर्क महसूस किया आपने? उत्पादन में अंतर है, देखो ये न तुलना तो नहीं करी जा सकती, 10-20% अंतर है, 10-20% का अंतर है जी। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि फसल के अवशेष को प्रबंध करके 10 से 20% का अंतर उत्पादन में उन्होंने देखा है, वृद्धि हुई है। और उन्होंने बताया कि फसल के अवशेष जो है आप भी प्रबंध करें और इससे लाभ की प्राप्ति करें। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष के प्रबंधन की आज चर्चा कर रहे हैं, आप अपने फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं? पहले तो सभी जड़ा में ही थे, अब सब अपना उसे कर दें, प्रबंध कर ले हैं, अपनी को इकट्ठी करके कोल्लू पे तार दें, कुछ अपना ढोरों वोरों के तड़ा गिर दें, ला के उगड़ के फिर वहीं चली जाए। इससे फायदा हुआ आपको? हाँ फायदा है। जो किसान भाई इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप उनको कोई संदेश देना चाहते हैं? फायदा है उनसे, ठीक है। देखिए हमारे किसान भाई का हमारे अन्य किसान भाइयों को संदेश है कि आप भी फसल के अवशेष को प्रबंध करके लाभ की प्राप्ति करें। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फसल अवशेष प्रबंधन से और भी लाभ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से
नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बुढ़शैनी की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। आपका हमारे बीच में जो वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र के, उनसे सवाल करना चाहते हैं। सवाल करें। फसल अवशेष को मिट्टी में मिलाने से हमें क्या फायदे मिलेंगे? हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से सवाल है कि फसल के अवशेष को अगर वो मिट्टी में मिलाते हैं उसके क्या फायदे होंगे उनको। जैसे कि बहुत अच्छा सवाल किया हमारे किसान भाई ने कि फसल अवशेष को मिट्टी में मिलाने से हमें क्या क्या फायदे प्राप्त होते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि हम 1 टन पराली को अगर हम मिट्टी में मिलाते हैं तो उससे हमें किस किस पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। 5 से 6 किलोग्राम हमें नाइट्रोजन प्राप्त होता है, 1.5 से 2 किलोग्राम हमें सल्फर की प्राप्ति होती है और 3 से 4 किलोग्राम हमें फास्फोरस की प्राप्ति होती है और 12 से 13 किलोग्राम हमें पोटास की प्राप्ति होती है। और हमारी जो मृदा संरचना है उसमें भी सुधार होता है और मृदा में जल धारण क्षमता भी बढ़ती है, जो बहुत ही आवश्यक है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे जल का इतना ज़्यादा दोहन हो रहा है जिससे कि अभी जल संकट से भी हमारा देश गुजर रहा है। तो हमको अपनी मृदा संरचना को सुधार करना होगा और उसमें जल धारण क्षमता भी बढ़ानी होगी। तो पोषक तत्वों को फसल अवशेष के द्वारा अगर हम फसल अवशेषों को उसमें मिट्टी में मिला करके पोषक तत्व तो प्राप्त करते ही हैं, साथ साथ हम अपनी मिट्टी में उर्वरा शक्ति में भी जो है बढ़ा सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं और मृदा संरचना में भी सुधार होता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि किस तरीके से हम जो फसल के अवशेष को प्रबंध करेंगे तो उसके क्या फायदे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को आप किस तरीके से प्रबंध करते हैं।
पहले से ही प्राचीन काल से जो हमारी कृषि व्यवस्था है, फसल अवशेष और कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक व्यवसाय हैं। तो जो पशुओं का जो अवशेष बचता था वो तो खाद के रूप में काम आ जाता था, और जो फसलों का अवशेष है वो चारे के रूप में। सिर्फ हमारी जो पश्चिमी यूपी की जो बेल्ट है, इसमें जो दूसरे वर्ष की जो गन्ने की फसल होती है उसकी पत्ती की समस्या आती है, लेकिन धीरे धीरे लोगों में 5-4 साल से पिछले से काफ़ी जागरूकता बढ़ी है, जिससे जो है अब लोग जो है मल्चर का यूज कर रहे हैं और उसको जो है मतलब जलाना कम हुआ। लेकिन इसी बीच जो है मैं अपने जो कृषि विज्ञान केंद्र के जो डॉक्टर साहब हैं इनसे एक सवाल भी करूंगा कि हमारी जो गन्ने की जो फसल कटने के बाद और जो गेहूं की फसल का जो है वो बहुत टाइम कम होता है, तो जब हम मल्चर यूज करते हैं तो उसमें जिस खेत में नमी ज़्यादा होती है तो उसमें पत्ती सही तरह से नहीं कट पाती। दूसरा, जो पत्ती का चौड़ा अंश हमारी गेहूं की या जौ की या जई के दाने के ऊपर आ जाता है, उसके जमाव पे फर्क पड़ता है। तो मैं डॉक्टर साहब से चाहूँगा कि मेरे माध्यम से सभी लोगों को जवाब मिल जाए और डॉक्टर साहब इस सवाल का जवाब दें। हमारे किसान भाई का सवाल है, आइए हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं। देखो, किसान भाई का कहना है कि जो मल्चर काम करता है वो जब नमी कम होती है उस अवस्था में वो काम करता है। इसमें निश्चित सही है कि मल्चर जब ज़मीन में नमी कम होगी तो ज़्यादा बढ़िया काम करेगा, ज़्यादा नमी में नहीं करता। और जो बीज की बुआई है वो नमी में होती है, तो हमें केवल यही दुविधा है जहाँ हम ऐसी जगह प्रयोग करते हैं वहाँ हम मल्चर के एक बार प्रयोग करने के बाद फिर हम 0 टिल सीड ड्रिल से उसको बुआई करते हैं खेत की गेहूँ की। तो जब हम 0 टिल सीड ड्रिल से बुआई करते हैं तो जो उपयुक्त नमी में नीचे ज़मीन में वो उसी नमी में चला जाता है, वहाँ केवल यही काम हम कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव बुटशहरी की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।